Hello dear students, welcome to the first part of calorimetry. This is chapter number 11 of physics. इससे पहले बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. आप लोग ज़रूर से सारे चैप्टर्स का वीडियोस देखना. आप लोग को प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे. और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बुक बहुत 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 अच्छा है बच्चों. ये आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स का. जैसे फिजिक्स का है वैसे केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आप लोगों को मिल जाएगा. ये बुक का खासियत ये है कि पहली बात तो इसमें अभी लास्ट ईयर 2024 लास्ट ईयर क्या यस अभी लास्ट ईयर जो 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड क्वेश्चंस आया था वो इसमें दिया है विद सॉल्यूशन. ठीक है. और ये चैप्टर में हर एक मतलब ये बुक में हर एक चैप्टर का बच्चों, जैसे कि मैं अगर कैलोरीमेट्री पढ़ा रही हूँ ना, तो चैप्टर 11 का अगर मैं देखूँ तो नोट्स दिया है. देन आप लोगों के स्कूल में तो नहीं बोलना चाहिए, बोर्ड्स में आप लोगों के 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, अप टू 5 मार्क्स आते हैं, तो 5 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है. कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से साल में आए हैं, विथ सोल्यूशन यहाँ पर दिया है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में आते हैं, तो जो जो आ चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड है आना आगे सालों में बच्चों, वो सब चीज़ यहाँ पर अच्छे से बना के दिया गया है. 2 मार्क्स क्वेश्चन क्या क्या आ चुका है पिछले सालों में, 2 मार्क्स क्वेश्चन क्या आ सकता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या आया है. इसके साथ साथ आप लोगों को ना ये बुक में आंसरिंग टिप मिल जाएगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है. एग्जामिनर्स कमेंट मिल जाएगा कि कौन बच्चे लोग कौन से आंसर देने में, कौन सा क्वेश्चन के आंसर देने में क्या एरर करते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए. तो बच्चों ओवरऑल बहुत अच्छा बुक है ना. ये बुक को आप लोग ज़रूर से खरीदो. कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे ना तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा. वो लिंक क्लिक करके घर बैठे बैठे आप लोग ये ओसवाल का सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हो, बिल्कुल भी अपना टाइम बिना वेस्ट किए. ओके. एक और चीज़ बच्चों, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स एज वेल एज बायोलॉजी मास्टरी इंटेंसिव कोर्स आ चुका है. अगर आप लोग अभी भी एनरोल नहीं करे हो अब तक तो बच्चों ज़रूर से करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं. उसमें आप लोगों का क्लास 10th का केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाया जा रहा है. ठीक है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखो बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनको बोर्ड्स के हिसाब से पूरा प्रिपेयर करवाया जा रहा है. उसमें बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जा रहा है. वीकली ऑनलाइन क्लास होता है. अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो ज़रूर से ज्वाइन करो बच्चों. यहाँ सामने में आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिखता होगा. इस नंबर पे आप लोग जरूर से कांटेक्ट करो. आपकी जो भी क्वेरीज रिलेटेड टू द कोर्स आप लोग का सब क्लियर हो जाएगा. इस नंबर के थ्रू आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इस चैप्टर में आप लोग कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ोगे, हीट के बारे में पढ़ोगे बेसिकली. सो बच्चों हीट के बारे में पढ़ोगे. ठीक है. कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर आ गया मतलब हीट का नाम आ गया यहाँ पर. तो बच्चों देखो हीट एनर्जी होता है क्या. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हीट एनर्जी के बारे में. आप लोगों को पता है लेकिन मैं नॉर्मली आप लोगों को बता दूं. अगर मैं बेसिक चीज़ आप लोगों को बेसिक चीज़ से अगर मैं शुरू करूँ, एक पेपर ले लेती हूँ मैं, इसमें बता देती हूँ, है ना. ये आपका चैप्टर नंबर 12 का वीडियो जब बना रही थी ना मैं, आप लोगों को तो मिल गया होगा, देख लिए होगे. तो ये उसका है, जो बच्चे देखे उनको पता होगा. ओके. तो बच्चों ध्यान से हो. अब नॉर्मली हम सबको पता है कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं हम लोग के चारों तरफ, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल से बने हुए रहते हैं. ये पेन का ही बात करो, पेपर का ही बात करो, तो वो लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स आप लोग बोल सकते हो, उससे वे बने रहते हैं. ठीक है. और ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है अंदर में, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. वो लोग रैंडम मोशन करते रहते हैं. वो लोग ऐसे रैंडमली ऐसे वो लोगों का मतलब मूवमेंट होता रहता है. ठीक है. और दूसरा, हर एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मारता है ना. जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर एग्जर्ट करते हैं. तो ये 2 रीज़न की वजह से ना, ये अंदर के जो मॉलिक्यूल्स उनमें 2 एनर्जी डेवलप हो जाता है. रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स के पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच दे आर एक्सर्टिंग ऑन ईच अदर, उसकी वजह से उनके अंदर आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. So molecule, due to their random motion, they possess what? Kinetic energy, and due to this molecular attractive force, they possess what? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों यू लिखते हैं. मैं नॉर्मली पी लिखी हूँ ताकि, है ना, पी करके पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रहेगा, लेकिन उसका जो सिंबल है वो है यू. ठीक है. सो
अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास दो टाइप के एनर्जी हो गए। अब ये सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये जो सम है किसका, टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट एनर्जी। और एक मॉलिक्यूल का टोटल इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। समझ में आया। नॉर्मली हम सबको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो लोग, जो मैटर होता है वो लोग मॉलिक्यूल से बने हुए रहते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स दीज आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, सो ड्यू टू दिस दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एनर्जी। एंड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका पूरा का अगर मैं टोटल इंटरनल एनर्जी अगर मैं देखूंगी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, दैट मेक्स द हीट एनर्जी, वो बनाता है हीट एनर्जी, ठीक है, वो बनाता है हीट एनर्जी। अब बच्चों, अब नॉर्मल सा चीज़ है। अब सपोज मेरे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट, एक गर्म ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास एक ठंडा ऑब्जेक्ट है। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी किसमें, हॉट सब्सटेंस के अंदर में ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू द सेम कोल्ड बॉडी, ठीक है। इस सेम जितना सपोज ये जो सब्सटेंस में यहाँ पर ली हूँ सेम उतना ही मास वास का सब्सटेंस में यहाँ पर ली हूँ, सेम मटेरियल के सब्सटेंस है। अगर ये हॉट है तो मैं बोलूँगी इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है और इसका इंटरनल एनर्जी कम है, ठीक है। एंड जब भी आप लोग याद रखना, जब भी हम हॉट और कोल्ड सब्सटेंस को कॉन्टैक्ट में रखते हैं, whenever we bring hot and cold substances in contact with each other, जब हम लोग उनको एक दूसरे से अटैच करवाते हैं या टच करवा के कॉन्टैक्ट में अगर हम लोग रखते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कोल्ड बॉडी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और हॉट बॉडी धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। मतलब कोल्ड बॉडी धीरे धीरे गर्म होगा और हॉट बॉडी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ होगा, फ्लो ऑफ इंटरनल एनर्जी हुआ होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे आप लोग कॉन्टैक्ट में लेके आए, आप लोग देखिए जो कोल्ड बॉडी है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, हॉट बॉडी का गर्माहट कम हो रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली इसका इंटरनल एनर्जी यहाँ से फ्लो हुआ होगा कोल्ड बॉडी में, है ना। देयर इज अ फ्लो ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, कब, व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। सो ये जो एनर्जी है जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी, या फिर हीट आप लोग बोल लो। तो ये जो इंटरनल एनर्जी जो फ्लो कर रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी या फिर सिंपली हीट। तो हीट हमेशा फ्लो करता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, कब, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। अब तो हीट का अगर मैं डेफिनेशन देखूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिखी हूँ, हीट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा हीट एनर्जी जाता है, हीट एनर्जी जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि क्योंकि ये हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, जूल में मेज़र करते हैं। तो हीट का जो एसआई यूनिट है, बिकॉज वो एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट हो गया जूल। जब भी जूल का स्पेलिंग लिखोगे तो जे छोटा लिखना और सिंबल दोगे तो कैपिटल में जे लिखना। अदर यूनिट्स अगर हम लोग हीट का देखें, और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है हीट का वो होता है बच्चों कैलोरी, और उसको हम लोग CAL करके लिखते हैं। अब कैलोरी का डेफिनेशन एग्जाम में आता है कि 1 कैलोरी क्या होता है, तो ये सब 1 कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, वो पूरा आप लोगों को याद ही होना चाहिए कि 1 कैलोरी और किलो कैलोरी क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशंस मैं भी देखी हूँ एग्जाम्स में बच्चों आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी 1 कैलोरी का, तो 1 कैलोरी का मतलब क्या है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर ना, ओके। सो 1 कैलोरी का मतलब क्या है, सो कैलोरी इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का ही बात कर रहा है कैलोरी, है ना। सो कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water through basically 1 degree Celsius, ठीक है। सपोज आपके पास 1 ग्राम पानी है, कितना ग्राम पानी है, 1 ग्राम वाटर है। आपको ना उस वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है,
सपोज इस वाटर का टेम्परेचर था 14.5 डिग्री सपोज, और आपको यहाँ पर इस पानी का टेम्परेचर को 14.5 से 15.5 डिग्री में लेके आना है, मतलब 1 डिग्री हीट बढ़ाना है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री होगा। तो ये जो 1 डिग्री हीट जो हम लोग को बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको हीट देंगे, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, सॉरी, उसके लिए हम लोग को यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से हीट दूंगी, तो ये 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर जितना हीट एनर्जी यहाँ पर लेगा, उसी क्वांटिटी ऑफ हीट को मैं बोलूँगी 1 कैलोरी ऑफ हीट। Clear? So 1 calorie of heat means nothing but what? It is the quantity of heat energy needed to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Through 1 degree Celsius. Through 1 degree सेल्सियस। अच्छा 1 कैलोरी, क्योंकि हम लोग को पता है जो यूनिट होता है हीट का वो जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है। तो कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। फॉर आवर कन्वीनियंस उसको हम लोग 4.2 जूल लेते हैं, सो राउंड अप भी करोगे तो 4.2 आएगा, ठीक है। सो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, याद रखना। समझ में आया? अब जैसे कैलोरी होता है वैसे किलो कैलोरी भी होगा, जैसे कैलोरी होता है वैसे किलो कैलोरी भी होगा, क्योंकि वो बिगर यूनिट है। कैलोरी जो होता है ना बच्चों, वो स्मॉल यूनिट होता है हीट का, ठीक है। तो बिगर यूनिट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किलो कैलोरी। जैसे कि ग्राम और केजी होता है ना, वैसे ही ग्राम स्मॉल यूनिट होता है, केजी बिगर होता है। वैसे कैलोरी स्मॉल यूनिट है हीट का, और किलो कैलोरी जो होता है वो थोड़ा बिगर यूनिट है। तो 1 किलो कैलोरी होता है 1000 कैलोरी, जैसे 1 केजी 1000 ग्राम, वैसे 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी। और 1000 कैलोरी कितना जूल, 4200 जूल। या 1 किलो कैलोरी कितना जूल, 4200 जूल। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 किलो कैलोरी होता क्या है, ये तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू देख लिए, बट डेफिनेशन तो पता होना चाहिए ना। कुछ नहीं, बस कैलोरी जैसा ही है, बस 1 ग्राम के जगह में आप 1 केजी पानी लोगे, ठीक है। सपोज हमारे पास 1 केजी वाटर है, 1 केजी वाटर है, और उस 1 केजी वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 14.5 से मेरे को इसको 15.5 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको हीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी को गर्म की, तो ये 1 केजी वाटर अपना टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, क्लियर, 1 किलो कैलोरी। इसका वैल्यू याद रखना, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और किलो कैलोरी जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली ना हम लोगों को जो फूड का एनर्जी वैल्यूज होता है ना, आप लोग कोई भी चिप्स विप्स का पैकेट लेके आना, कुछ भी लेके आना, उसके पीछे में देखना एनर्जी वैल्यू लिखा रहता है, सब किलो कैलोरी कैलोरी में लिखा रहता है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का थोड़ा बात करते हैं। तो बच्चों देखो, टेम्परेचर के बारे में सबको पता है भाई, टेम्परेचर क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब टेम्परेचर का थोड़ा देखो यहाँ पर। टेम्परेचर बेसिकली बच्चों समझो कि सपोज हम लोग के पास एक हॉट बॉडी है, एक गर्म ऑब्जेक्ट है। मैं क्या क्यों उस हॉट बॉडी को मैं ठंडा बॉडी, कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रख दी हूँ, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, व्हेन दिस हॉट बॉडी विल कम इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, दिस हॉट बॉडी गेट्स कूल्ड आफ्टर सम टाइम। ये ठंडा होगा, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये ठंडा होगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ये कुछ देर के बाद ये वार्म हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हॉट बॉडी विल कूल डाउन, थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि पूरा ठंडा हो जाएगा, और जो कोल्ड बॉडी था वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, द बॉडी विच गिव्स हीट एनर्जी। यहाँ पर जो बॉडी हीट एनर्जी निकाल रहा है, जो बॉडी हीट एनर्जी निकालता है, आपके बुक में एक वर्ड यूज़ किया है इम्पार्ट, IMPART, द बॉडी विच इम्पार्ट्स हीट, द बॉडी जो हीट एनर्जी दे रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है, वो बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि वो हाइयर टेम्परेचर में रहता है, हाइयर टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। एंड द बॉडी जो रिसीव कर रहा है हीट को, उसका टेम्परेचर कम है, लोअर टेम्परेचर इसके कंपैरिजन, है ना। तो यहाँ ये याद रखना कि जो बॉडी जो इम्पार्ट करता है, जो देता है हीट एनर्जी, जो निकाल रहा है, दैट इज सेड टू बी एट अ हाइयर टेम्परेचर देन द बॉडी विच रिसीव्स हीट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लिए टेम्परेचर इसका ज़्यादा था, तो आप लोग समझ जाओगे अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से ये हीट एनर्जी यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ का हीट एनर्जी यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है ना, वो डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट
फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर कोई भी बॉडी हीट एनर्जी रिसीव करता है, कोई भी बॉडी है, जैसे कि सपोज एक बॉडी है, मैं उसको हीट एनर्जी दे रही हूँ, गर्म कर रही हूँ, तो वो हीट एनर्जी से क्या होगा, इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है वो लोग और विगरसली मूव करने लग जाएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज वो लोग बहुत जोर जोर से वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत विगरसली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनका ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मोशन बढ़ जाता है, डेफिनेटली उस कंडीशन में उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोग कोई बॉडी को हीट करते हैं ना तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, इसीलिए उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी हम लोग क्या समझे, टेम्परेचर एक पैरामीटर होता है विच डिटरमाइंस और विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, विच टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो हमको बताता है थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडी है हमारे पास, सपोज दो बॉडी है, दो बॉडी का डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। एक बॉडी का सपोज 20 डिग्री है, दूसरा बॉडी 10 डिग्री है, दोनों को कांटेक्ट में मैं रखूंगी, तो टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि फ्लो ऑफ हीट किधर होगा। तो हमेशा जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से उस जगह में होता है जहाँ का टेम्परेचर कम है, ठीक है। सो टेम्परेचर डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और एक कंडीशन आएगा, यहाँ पर वो हीट फ्लो होता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों का इक्वल टेम्परेचर नहीं हो जाता। जब दोनों का इक्वल टेम्परेचर आ जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा दोनों में, तब नो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, तब यहाँ पर हीट ट्रांसफर और नहीं होगा, तब यहाँ पर हीट ट्रांसफर और नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना। जब दो बॉडी जैसे कि आप लोग कांटेक्ट में रखे और वहाँ पर एक गर्म बॉडी था एक ठंडा बॉडी था, तो वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट में रख दोगे तो वहाँ पर हीट फ्लो करेगा उस बॉडी से जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी, और अगर आप लोग देखोगे और ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स अब उनका सेम टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये दोनों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पर और दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी नहीं होगा। सो इफ टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, अब एक और नया चीज़, अब एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों, अगर आपके पास सपोज दो बॉडी है, ठीक है, आप लोग उनको पहले अलग अलग टेम्परेचर में थे वो लोग, आप उनको कांटेक्ट में ला दिए तो वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, अब उनके बीच में और हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ दोनों का इक्वल टेम्परेचर आ गया। लेकिन सेम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि दे हैव सेम अमाउंट ऑफ हीट इन दैम। याद रखना, सेम टेम्परेचर अगर दो बॉडी का है जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, अगर उनके बीच में और हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इट डज नॉट मीन कि दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ओके, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। सपोज आपके पास दो बॉडी और दोनों का सेम टेम्परेचर है, दो बॉडी है, एक का 20 डिग्री एक का 20 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर सेम है तो उनमें सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, सपोज आपके पास दो बॉडी है, ठीक है, मैं ये सब्सटेंस को सपोज हीट दी हूँ और ये सब्सटेंस है 10 डिग्री सेल्सियस में, इस सब्सटेंस को भी मैं हीट दी हूँ और ये सब्सटेंस है 10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर सेम है तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है कि इक्वल अमाउंट है। सपोज इसमें मैं 2 कैलोरी हीट दी हूँ और यहाँ पर भी 2 कैलोरी लगाया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। सो सेम टेम्परेचर डज नॉट मीन कि दे हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी। हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर को 10 डिग्री कर दिया और ये वाला 10 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर को 10 डिग्री किया है। तो सेम टेम्परेचर डज नॉट डिटरमाइन कि उसमें बॉडीज़ में दो बॉडी जो इक्वल टेम्परेचर में है वो लोग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट कैरी करे हैं। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। सो इससे आप लोगों को दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर अलोन डज नॉट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी। सिर्फ टेम्परेचर देख के आप लोग नहीं बता सकते हो कि किसमें कितना हीट एनर्जी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया, ये पाया गया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में जो हीट एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ में, एक मास में, दूसरा टेम्परेचर में, तीसरा मटेरियल ऑफ द बॉडी या नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वो किस मटेरियल से बना है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ अ बॉडी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इसका यूनिट का बात करूँ तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट,
वो हमेशा केल्विन होता है, केल्विन में कोई डिग्री लगता नहीं है। अदर जो कॉमन यूनिट्स होते हैं वो होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर इन केल्विन है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो राइज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, जब हम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं निकालते हैं, इतना से इतना डिग्री हो गया टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जो निकालते हैं, तो उसमें जो डेल्टा टी होता है डिग्री सेल्सियस में, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी इन, देखो मैं यहाँ पर डिग्री लगा दी, केल्विन। आपने जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना, वहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू निकालोगे तो डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का सेम लोगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइज इन टेम्परेचर आया है 23 डिग्री सेल्सियस, तो उसको आप लोग 23 केल्विन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब आपको सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, आप लोग उसको हीट कर रहे हो ताकि आप लोग उसका टेम्परेचर को राइज कर सको। तो किस किस फैक्टर्स पे ये क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंड करता है, मतलब हीट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बच्चों मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में कैसे, अब यहाँ पर देखो, अब मैं तो यहाँ पर लिख दी हूँ डायरेक्टली कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास में पूरा हीट डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट लेगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब ताकि उनका टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। उसको ऐसे समझो आप लोग, सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट है अलग अलग मास के, एक है मेरे पास 2 ग्राम का ऑब्जेक्ट और एक है मेरे पास 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट, अलग अलग मास हो गया, एंड दे आर मेड अप ऑफ सेम सब्सटेंस। ये भी कॉपर का बना है और ये भी कॉपर का बना है, ठीक है। सेम सब्सटेंस हो गया और लेकिन डिफरेंट मास हो गया। सब्सटेंस सेम है, सेम सब्सटेंस लेकिन डिफरेंट मास, मास इनका अलग है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर इनको हीट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको हीट करूँगी, इसको भी मैं हीट करूँगी। इसको मुझे ऐसे हीट करना है कि दोनों का मेरे को टेम्परेचर को राइज करना है बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। सपोज इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर था सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। मेरे को इसका टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस करना और इसका टेम्परेचर को भी मुझे 32 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब 2-2 डिग्री मुझे राइज इन टेम्परेचर करवाना है। तो मैं यहाँ पर हीट दूंगी, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये ऑब्जेक्ट भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं इनका टेम्परेचर को सेम 32 डिग्री 2-2 डिग्री टेम्परेचर राइज करूँगी तो ये लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं। सपोज ये करेगा 2 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब तो ये करेगा 4 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब, समझ गए आप लोग। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टू राइज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट मासेस मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज देयर टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट। समझ में आया। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस में डिपेंड करता है, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है। किस में डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर मास, quantity of heat energy absorbed to increase the temperature of a substance depends upon the mass, it is directly proportional to mass। तो हम लोग हीट को बच्चों Q करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है हीट का, मास को हम M करके रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है वो आपका राइज इन टेम्परेचर में डिपेंड करता है। कैसे, अब देखो यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली लिख दी हूँ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल मास मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस, अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है इक्वल मास का, ये भी 2 ग्राम ये भी 2 ग्राम, सेम सब्सटेंस, ये भी कॉपर या पानी वाटर कुछ भी ले लो और ये भी कॉपर, मैं यहाँ पर कॉपर ली हूँ। तो ऑब्जेक्ट सेम मास का है, सेम सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है। दे एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज देयर टेम्परेचर बाय डिफरेंट अमाउंट। अगर उनको अलग अलग, देखो ध्यान से समझो, 2 सब्सटेंस ली हूँ मैं, सेम सब्सटेंस का बना हुआ और सेम यहाँ पर वो मास का है, 2-2 ग्राम का सब्सटेंस है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं उनको हीट करूँगी, लेकिन मेरे को ना टेम्परेचर को अलग अलग एक्सटेंट में बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगी मेरे को यहाँ पर इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मैं इसको हीट करी। जब मैं इसको हीट करी तो मैं देखी कि 2 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया इसका। और यही सब्सटेंस का टेम्परेचर को मेरे को सपोज 4 डिग्री बढ़ाना है,
तो ये सब्सटेंस ये 2 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करके 4 डिग्री अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सपोज़ ये यहाँ पर 5 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर बोलने का मतलब वही है कि ऑब्जेक्ट्स विथ इक्वल मास मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस एब्जॉर्ब different amount of heat energy to raise their temperature by different amount। अगर वो लोगों को अपना टेम्परेचर को अलग अलग अमाउंट में इंक्रीज करना है तो वो लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जिसको जितना एब्जॉर्ब करना है वो उतना ही, जिसको जितना ताकत चाहिए वो उतना ही खाएगा ना बच्चों, है ना। वैसे ही इसको इतना टेम्परेचर बढ़ाना था तो इतना ही हीट एनर्जी में हो गया, बढ़ गया। इसको 4 डिग्री बढ़ाना था तो ये 5 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके 4 डिग्री बढ़ाया। तो यहाँ पर आप लोग यही समझो। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है the amount of heat energy absorbed is directly proportional to the rise in temperature, जिसको मैं डेल्टा टी लिखती हूँ। डेल्टा टी का मतलब है राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का बात कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो है फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ द सब्सटेंस या मटेरियल, आपके बुक में जो भी लिखा होगा, है ना। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का सब्सटेंस से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे, इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट है सेम मास का 2-2 ग्राम का, लेकिन एक कॉपर का बना हुआ है और एक पानी में ले ली हूँ। 2 ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों का अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस है ना। दोनों का टेम्परेचर को मेरे को यहाँ पर हीट, मतलब दोनों को मुझे हीट करना है ताकि दोनों का टेम्परेचर को मैं सेम डिग्री तक लेके जाऊँ, सेम अमाउंट में बढ़ाऊँ। तो यहाँ पर सब्सटेंस अलग है, मास सेम है और दोनों को मुझे हीट करना है, ठीक है, सो दैट मैं इनका इक्वल अमाउंट में टेम्परेचर बढ़ाऊँ। जैसे कि इसका टेम्परेचर सपोज ये पहले था 20 डिग्री सेल्सियस और मेरे को इसको हीट करके मेरे को इसको 22 डिग्री सेल्सियस लाना है, ठीक है। सपोज इसका भी टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और मेरे को इसको हीट करके 22 डिग्री सेल्सियस लाना है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को हीट करूँगी इक्वल अमाउंट ऑफ। मैं सपोज यहाँ पर मैं हीट करना शुरू कर दी, तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है कॉपर, सपोज ये 2 कैलोरी हीट एनर्जी लेके फट से ये 22 डिग्री टेम्परेचर में पहुँच गया, लेकिन वही पानी को 22 डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर में आने के लिए पानी सपोज इसका 10 गुना 20 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। समझ रहे हो, समझ गए ना आप लोग। यस। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस में डिपेंड करता है हीट एनर्जी, ठीक है। अब पानी का अगर मैं बात करूँ ना तो भाई पानी का तो नेचर ही है ऐसा, पानी का ये नेचर ही, पानी को बहुत टाइम लगता है अपना गर्म होने में, तो पानी बहुत हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना टेम्परेचर को बढ़ाता है। समझ गए। क्लियर। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम मास, देखो सेम मास हो गया 2 ग्राम मेड फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस, एक हो गया कॉपर एक हो गया वाटर, एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज देयर टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट। 2-2 डिग्री बढ़ा इनका टेम्परेचर, बस वो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग देखो कितना अलग अलग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं, कितना अलग अलग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं। Thus the amount of heat energy absorbed depends upon the substance of the object, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। समझ गए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम स्मॉल सी करके लिखते हैं। अब मैं तीनों इक्वेशन को मिलाऊंगी, तीनों इक्वेशन को। तो पहला में क्या था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दूसरा में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। दोनों को मिलाऊंगी, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले आई हूँ मैं, M और डेल्टा T ले ली। अब मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगी तो इक्वल्स टू और एक तो कांस्टेंट लिखती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं स्मॉल सी लिखी हूँ, दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। क्यों? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूंगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे कि मैं आप लोगों को नहीं बोली पानी बहुत हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर को वो बढ़ाता है। तो अलग अलग सब्सटेंस लोगों का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। कोई सब्सटेंस होते हैं जिनका लो होता है तो वो लोग थोड़ा सा हीट लेंगे अपना टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा होता है तो पानी बहुत हीट एनर्जी लेके अपना टेम्परेचर को बढ़ाता है, तभी तो पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। आगे पढ़ोगे आप लोग। क्लियर। ओके। So specific heat capacity is different for different substance and it is the characteristics of the substance. It is the characteristics of the substance. Clear? अब
अब ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक टॉपिक आ गया, ये एग्जाम में आ चुका है, इसका डिफरेंस एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ठीक है। 2011 में आया था ये, 2011 में 2 से 3 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन आया था ये, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दो, मैं देखो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, डेफिनेशन उतार देना। ये इंटरनल हीट एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी होता है बॉडी का, एंड इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका एसआई यूनिट जूल, इसका एसआई यूनिट केल्विन, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करता है? मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी, इसमें डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपका टेम्परेचर का बात करूं तो टेम्परेचर डिपेंड करता है अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। ये डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, हीट को हम मेजर करते हैं ना, तो इट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे आगे, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर में नापते हैं, टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर में नापते हैं। देन अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे कर देती हूँ, दिखेगा। यस, टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर। हाँ, 2 बॉडी है आपके पास, ठीक है। सपोज आपके पास 2 बॉडी है, ये वाला एग्जाम्पल दी थी क्या मैं? नहीं, मैं यहाँ पर नया एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज आपके पास 2 बॉडीज है, ठीक है, ये एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी। बोल रहा है दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसके पास भी 2 कैलोरी हीट है, इसके पास भी 2 कैलोरी हीट है, ठीक है। ये तो रहा, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। कहाँ गया यार, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है ये, पता नहीं, उधर उधर हो गया लग रहा है। ठीक है, नया ही बता देती हूँ जो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सपोज मेरे पास 2 बॉडी है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। सपोज ये बॉडी भी 2 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ये बॉडी भी 2 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका टेम्परेचर सेम होगा, नहीं। ये 2 कैलोरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो सपोज इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो 2 बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी में डिफर इन देयर टेम्परेचर। और टेम्परेचर में यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है 2 बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर। सपोज मेरे पास 2 बॉडी है, हाँ, यहाँ पर ये एग्जांपल देखो, 2 बॉडीज है, सेम टेम्परेचर, इसका 22 डिग्री, इसका ही 22 डिग्री, पर दे डिफर इन देयर हीट एनर्जी। इसके पास 2 कैलोरी हीट से ये इतना टेम्परेचर में आया है और इसके पास 20 कैलोरी हीट है, मतलब इतना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इतना टेम्परेचर में आया। तो 2 बॉडी अगर उनका सेम टेम्परेचर भी आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों दी हूँ। क्लियर, ये 2007 में, 7 में नहीं 11 में आया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आया दैट इज़ द थर्मल कैपेसिटी, या फिर आप लोग उसको हीट कैपेसिटी बोल सकते हो। इसका सिंबल भी सी होता है, लेकिन वो कैपिटल सी होता है, कैपिटल सी, और यहाँ पर आप उसको ऐसे करके दे देना। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल सी, कैपिटल सी। ओके, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो बच्चों हम लोगों को तो पता है भाई, है ना, अपना डे टू डे एक्सपीरियंस से, कि डिफरेंट बॉडीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, है कि नहीं। अब अगेन ये वाला देख लो, डिफरेंट बॉडीज दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर। कॉपर को मैं 2 कैलोरी हीट दी तो वो 20 से 22 डिग्री, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। वही पानी को मैं 20 कैलोरी हीट दी तो वो अपना 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। तो हम लोग को अपना डेली एक्सपीरियंस से ये चीज़ पता है। आप लोग घर में भी कितना कुछ आप लोग गर्म उरम करते हो, तो आप लोग वहीं से दिमाग लगा लो। अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए रहता है टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर और फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। इसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखो, एक चीज़ याद रखना, हीट कैपेसिटी जो होता है ना, पूरा होल बॉडी के लिए होता है वो। ठीक है, सो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन। एक बॉडी है, उस बॉडी का आपको हीट एनर्जी को बढ़ाना है। सपोज आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मेरे को टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, या फिर 1 केल्विन। ठीक है, 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस मुझे इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कराना है। जितना भी होगा, पहले ये 30 में होगा या फिर 20 डिग्री में होगा, मेरे को उसको 1 डिग्री बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं इसको हीट करूँगी। तो ये कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसी को मैं बोलती हूँ हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी या फिर सब्सटेंस। और न्यूमेरिकली अगर मैं इसको देखूंगी तो यहाँ पर आप लोगों का सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, क्यू बाय डेल्टा टी, समझ में आया।
Q by delta T, amount of heat energy required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. तो Q by delta T, Q is the amount of heat energy supplied और डेल्टा टी है राइज इन टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर राइज होगा हम लोग को यहाँ पर वो डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ा, 1 डिग्री बढ़ा या 2 डिग्री बढ़ा, है ना, हम लोग को यहाँ पर वो लिखना है। और इसका एसआई यूनिट को देखूँ मैं तो एसआई यूनिट आराम से निकाल देंगे। इसका एसआई यूनिट होता है जूल और इसका केल्विन। आप लोग डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, तो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स भी ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, मैं यहाँ पर ये बाय लिख दी हूँ। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये राइटिंग मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आना चाहिए, या फिर जूल केल्विन इन्वर्स या फिर जूल डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। ठीक है, थोड़ा सा वो लिखने में हो जाता है, लिखने में मिस्टेक। ठीक है, आगे बढ़ें। अदर यूनिट्स का बात करूंगी तो बच्चों जूल के जगह पे आप कैलोरी भी लिख सकते हो, है ना, दोनों जगह में, और ये तो उतर जाएगा, वही का वही उतरेगा। ठीक है, किलो कैलोरी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स है, किलो कैलोरी केल्विन इन्वर्स, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। 1 किलो कैलोरी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स इस कितना कैलोरी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, तो कुछ नहीं, इसके जगह में 1000 कैलोरी लिख देना। 1 कैलोरी केल्विन इन्वर्स इज इक्वल टू 4.2 जूल केल्विन इन्वर्स। तो ये रिलेशन आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा दिमाग में फिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखी हूँ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, कि बच्चे लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, वहाँ पर मिस्टेक करने बैठ जाते हैं बच्चे। क्लियर नाउ। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एग्जाम में आया है, पता है बच्चों, ये भी एग्जाम में आया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन 2016 में आया था। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर 30 दे दी हूँ, एग्जाम में आया था 60। बस उसको बोलेगा एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो ये सेंटेंस को, ये स्टेटमेंट को। अब यहाँ पर लिखा है हीट कैपेसिटी ऑफ अ वेजल, कोई भी बॉडी या वेजल का बात कर रहा है। एक वेजल का हीट कैपेसिटी है 30 जूल केल्विन इन्वर्स। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब वही है ना, कि इसका मतलब है कि 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वेजल बाय 1 केल्विन। आप लोग के पास एक केल्विन था, एक वेजल था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ग्राम 2 ग्राम मास का बात नहीं होता हीट कैपेसिटी, वो पूरा होल बॉडी का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक वेजल है, तो उस वेजल का टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करवाने के लिए आप लोगों को कितना हीट एनर्जी देना पड़ा? 30 जूल। तो 30 जूल हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वेजल बाय 1 केल्विन। अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इन्वर्स होता तो यहाँ पर आप लोग डिग्री सेल्सियस लिखते, 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप लोग लिखते। समझ में आया? इसको याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब स्पेसिफिक में पूरा स्पेसिफिक वर्ड आ गया, मतलब यहाँ स्पेसिफिक कोई मास का बात करेगा, यूनिट मास का बात करेगा। खाली हीट कैपेसिटी का बात करता है तो वहाँ मास का बात नहीं करता, वो पूरा होल बॉडी का बात करता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्ड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाओ, यहाँ पर कुछ यूनिट मास का बात कर रहा है। अगर मैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी को यूनिट मास के हिसाब से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगी तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग स्मॉल सी करके डिनोट करते हैं, याद है अभी बताई थी। जो हीट होता है क्यू, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, नेचर ऑफ द सब्सटेंस में, है ना, जिसको हम एक्सप्रेस करते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो स्मॉल सी करके हम उसको लिखते हैं। समझ में आया? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम। तो स्मॉल सी इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय एम। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच का, समझ में आया? ये एक रिलेशन हो गया। अब हम लोग को ये भी पता है, हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी ये होता है ना, हीट कैपेसिटी that is equal to the amount of heat energy required by a body to increase its what temperature by 1 degree Celsius। तो उसका फॉर्मूला ये होता है Q by delta T। अब ये C डैश के जगह में मैं Q by delta T लिखूंगी, तो C is equal to C डैश के जगह में Q by delta T, नीचे M। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q by M इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये एक याद रख लेना, ये एक याद रख लेना, ये एक याद रख लेना। Specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy. Specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of that substance through 1 Kelvin या 1 degree Celsius। जब हम हीट कैपेसिटी का बात किए थे तो वहाँ पर हम लोग क्या बोले थे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। स्पेसिफिक में सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो बॉडी की जगह में मतलब उसका वजन भी आप मेंशन करोगे, यूनिट मास लिखोगे।
ठीक है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ये फॉर्मूला बन सकता है Q इज इक्वल टू MC, ये C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। तो ये आपका हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया। ये जो हीट एनर्जी का हम बात कर रहे हैं ना Q, ये हीट एनर्जी से बॉडी को, मतलब ये जब आप हीट करोगे बॉडी को, तो ये Q की वजह से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉडी का राइज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये लैटेंट हीट से बहुत डिफरेंट है, ये लैटेंट हीट नहीं होता, ये लैटेंट हीट से बहुत डिफरेंट है। लैटेंट हीट जब होता वर्ड यूज होगा ना, तो वहाँ पर आपको चेंज इन टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर Q की वजह से होता है, ये वाली हीट की वजह से। लैटेंट हीट को हम L करके रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ोगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट जो भी है। अभी से मैं क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, तो थोड़ा बोल दे रही हूँ, है ना, बोलने में क्या है, टैक्स लगता है क्या, है ना। यूनिट ऑफ C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट, तो आप लोग कहीं से भी निकाल लो, स्मॉल c का यूनिट यहाँ से ही बना सकते हो। हीट कैपेसिटी का यूनिट डिवाइडेड बाय m, है ना, डिवाइडेड बाय मास का यूनिट kg वेजी करके। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल kg, जूल केल्विन इनवर्स, और नीचे में मास आ जाएगा तो kg भी आ जाएगा, तो kg इनवर्स भी आ गया। बना सकते हो, ये देखो ऐसे बना रही हूँ मैं। ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी बाय m। अच्छा, हीट कैपेसिटी का हम क्या पढ़े थे? जूल केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। मास का होता है kg, ऐसा यूनिट लिख रहे हो तो kg लिख दो। तो ये बन गया, देखो, जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स या फिर जूल kg इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ही ले लो। अदर जो यूनिट्स होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो यहीं पर बना दो, जूल की जगह पे कैलोरी लिख दो, जूल के जगह पे कैलोरी लिख दिए, या फिर किलो कैलोरी लिखो और बाकी सब सेम उतरेगा, है ना। कैलोरी के साथ बेसिकली ग्राम और आपका डिग्री सेल्सियस होता है, किलो कैलोरी के साथ kg और डिग्री सेल्सियस, मतलब कैल्विन भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, पर कैल्विन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सब सेम सेम दिया है। मैं बुक में एक बार देख देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कैल्विन लिखा है ना, तो कैल्विन कर दो इसको, ठीक है ना, कैल्विन लिखा हुआ, समझ में आया? क्लियर? अब ये भी एग्जाम में आता है, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसका रिलेशन निकालना, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी kg इनवर्स, और आपका ये क्या नाम है इसका, केल्विन इनवर्स हो गया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट अगर करना है जूल में, तो बच्चों जूल में क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक तो क्वेश्चन दी, यहाँ पर मैं नहीं लिखी हूँ वो क्वेश्चन, लेकिन सपोज अगर वो क्वेश्चन है आपके पास, ये है, मैं आप लोगों को बोली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी लिखते हैं, कॉपर का स्पेसिफिक हीट है 0.4, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलो आप लोग। मैं यहाँ पर लिखी हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल ग्राम इनवर्स kg इनवर्स। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे? तो इसका मतलब क्या, इसको इलेबोरेट करने कोई बोलेगा तो इसका मतलब है, अब देखो स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास का बात होता है, यहाँ पर ग्राम लिखा है तो 1 ग्राम कॉपर पक्का होगा, 1 ग्राम कॉपर होगा, ठीक है। और केल्विन इनवर्स है, मतलब 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर को 1 केल्विन आपको बढ़ाना है, तो आप लोग कितना हीट दिए हो? 0.4 जूल हीट दिए हो। तो इसका मतलब है, इट मीन्स हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 केल्विन इज 0.4 जूल, 0.4 जूल। समझ में आया? बहुत सिंपल है, बस समझना है बच्चों इसको। रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्ट अभी पीछे पढ़े हो, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच का रिलेशन ये रहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी बाय m, तो ये रहा। यहाँ से इसको अलग कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट आ गया, ये भी एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी डेफिनेशन लिख देना दोनों का, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, और यहाँ पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ अ बॉडी में, यस और नो? हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है मास ऑफ अ बॉडी में, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है ना, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हीट कैपेसिटी डेफिनेटली डिपेंड करता है मास में। यहीं पर देख लो ना, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट मीन्स ये डिपेंड करता है, इसकी फॉर्मूला है मास आ गया,
फिर इनका आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला हो जाता है Q/Δt और इसका फॉर्मूला आप लोग C/m, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से भी आप लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यूनिट के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो देखो यहाँ यूनिट के हिसाब से भी डिस्टिंग्विश कर दिए। इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल/केल्विन इनवर्स, और यहाँ पर बस kg आ जाएगा, साथ में kg इनवर्स भी आ जाएगा बिकॉज वो डिवाइडेड बाय मास होता है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के अलग होता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। और अगर मैं और इसका बात करूँ तो इट इज़ लो फॉर गुड कंडक्टर एंड हाई फॉर इंसुलेटर। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कम होता है। इसका मतलब क्या, उनके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कम होता है, मतलब अगर कोई अच्छा गुड कंडक्टर है, ठीक है, उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो लो होता है। ठीक है, वो लो होता है, जिसका इसका मतलब होता है कि वो लोग कम टेम्परेचर में, मतलब कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फट से अपना टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। इसी का तो मतलब होता है कि लो होता है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटा है, छोटा वैल्यू है, दैट मीन्स वो लोग थोड़ा सा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके फट से अपना टेम्परेचर को राइज कर दे रहे हैं। इसका मतलब यही होता है, लिख लो, कहीं पर लिख लो बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, उसका मतलब वो लोग थोड़ा ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके राइज इन टेम्परेचर दिखा दे रहे हैं, गर्म हो जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है उनका। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि गुड कंडक्टर्स लोग तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो लोग फट से हीट एब्जॉर्ब करके तुरंत ही वो लोग अपना वैल्यू बढ़ा देते हैं टेम्परेचर का। और इंसुलेटर्स को बहुत टाइम लगता है ना, इंसुलेटर्स को। ठीक है, सो इंसुलेटर्स लोग क्या है ना, उनके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू बहुत हाई है, वो लोगों को बहुत टाइम लगता है, तो वो लोग बहुत देर के बाद अपना टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका वैल्यू हाई होता है। क्लियर। सो वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसका वैल्यू याद रखना 4200 जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉपर का इतना दिया है, आइस का इतना दिया है। ठीक है, कॉपर का इतना दिया, आइस का इतना दिया है। स्टीम का मैं लिख दूँ क्या, स्टीम का 460 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर स्टीम, 460 जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, अलग अलग सब्सटेंस है। ठीक है, सॉरी, एक ही सब्सटेंस है, वाटर, पानी, ये पानी का सॉलिड फॉर्म, ये पानी का वेपर फॉर्म, पानी का सॉलिड फॉर्म दिखा, ये पानी लिक्विड फॉर्म में, उसका वैल्यू कितना है 4200 सबसे ज़्यादा। ये आइस है, पानी ही है, आइस से तो बना, पानी से तो बना है आइस। इसका स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी अलग, स्टीम का स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ऑफ सेम सब्सटेंस इन डिफरेंट फेजेस अलग होता है। वैल्यू याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2-4 वैल्यू याद रख लेना। हो सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में देगा, लेकिन आप लोग याद रख लेना ना, याद रखने में क्या लॉस है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना। समझ में आया। तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ ना, क्योंकि यहीं पर वो समझने वाली चीज़ है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। देखो, पानी के लिए अलग वैल्यू है, कॉपर के लिए इसका वैल्यू अलग है ना। और गुड कंडक्टर्स हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गुड कंडक्टर्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है, बैड कंडक्टर्स का हाई होता है, बैड कंडक्टर्स का हाई होता है। अब इसको मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ, उसे दरकार नहीं पढ़ना चाहिए, पर समझा दूँ क्या एग्जाम्पल से। अब बुक के हिसाब से समझाती हूँ, ठीक है, ओके, बुक के हिसाब से समझो। अब सपोज बच्चों, सपोज वी हैव इक्वल मास ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, हम लोग के पास इक्वल मास ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस है। इक्वल मास 2 ग्राम 2 ग्राम, डिफरेंट सब्सटेंस, एक कॉपर ले लो और एक पानी ले लो, डिफरेंट सब्सटेंस है और इक्वल मास है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को सेम बर्नर में हीट कर रही हूँ, दोनों को, सो दैट द रेट ऑफ हीट सप्लाई इज सेम। दोनों को सेम बर्नर में मैं हीट कर रही हूँ, मतलब इक्वल इक्वल जैसा हीट दे रही हूँ मैं यहाँ पर सेम बर्नर में, ताकि दोनों में जो रेट ऑफ हीट सप्लाई है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या नोटिस करेंगे कि आफ्टर सम टाइम द राइज इन टेम्परेचर फॉर द टू सब्सटेंस इज डिफरेंट। कुछ देर के बाद जो राइज इन टेम्परेचर होगा ना, दो सब्सटेंस का, वो अलग होगा, वो अलग होगा, वो अलग होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनमें से जो सब्सटेंस आपका गुड कंडक्टर है वो क्या करेगा, फट से हाई राइज इन टेम्परेचर शो कर देगा। सपोज कॉपर गुड कंडक्टर है, तो कॉपर क्या करेगा ना, थोड़ा ही टाइम में फट से कॉपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा, वो भी स्पीड। ठीक है,
और वही पानी का अगर मैं देखूंगी, क्योंकि पानी थोड़ा सा, पानी देखोगे तो बैड इन द सेंस प्योर वाटर का बात कर रही हूँ मैं, प्योर वाटर लिए हम लोग, प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं प्योर वाटर का बात करूँगी या वाटर का ही बात कर रही हूँ, दूसरा जो भी सब्सटेंस है, सपोज मैं यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आपको दी हूँ, तो दोनों में से दूसरा सब्सटेंस होगा जो कि थोड़ा बैड कंडक्टर होगा, जो थोड़ा बैड कंडक्टर होगा, उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि भाई वो ना धीरे धीरे स्लो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, स्लो बढ़ेगा और थोड़ा टेम्परेचर, स्मॉल टेम्परेचर राइज होगा, स्मॉल राइज इन मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर यही हीट जो दे रहे हैं ना, उससे टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ना टाइम लगेगा बोलने का मतलब है। और दूसरा सब्सटेंस, मतलब दोनों में से एक सब्सटेंस ऐसा होगा जो कि जल्दी ही और तुरंत अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा, वो भी स्पीड, और दूसरा सब्सटेंस टाइम लगाएगा और धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू, अलग अलग दोनों का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस लिए हैं, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू अलग अलग है ना। वजन हम सेम लिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दोनों को इक्वल तरीके से ही हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, लेकिन एक सब्सटेंस तुरंत टेम्परेचर बढ़ा देगा, एक सब्सटेंस को टाइम लग रहा है। तो जो सब्सटेंस तुरंत टेम्परेचर बढ़ा देगा वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट, और जिसको टाइम लग रहा है वो होता है मतलब पुअर कंडक्टर। पुअर क्या, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है? इंसुलेटर यूज़ किया है, तो इंसुलेटर ले लो उसको आप लोग, ठीक है। सो वाटर का बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, उसका वैल्यू आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर का वैल्यू। कॉपर का, वाटर का और आइस का, ये सब याद रखना, स्टीम का, बाकी तो एग्जाम में दे देता है, ठीक है। इतना याद रखोगे, इतना याद रखना बच्चों। एग्जाम में देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में डेफिनेशन आता है हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो कैलोरी कितना कैलोरी होता है या कितना जूल होता है, एग्जाम में आएगा, वो स्टेटमेंट दे देगा, उसको इलेबोरेट करो। मैं एग्जाम का क्वेश्चन देख के बता रही हूँ आपको, एग्जाम का देख के ही बता रही हूँ, ठीक है। वन वर्ड दे देगा, दी अमाउंट, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोलेंगे आप लोग मुझे बताना, ठीक है। फिर वैल्यू आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोगों को वैल्यू चूज करना है। एसआई यूनिट पूछ देगा, 2018 में आया था एसआई यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, इसका हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट, ये सब पूछ देता है, ठीक है। कुछ तो मैं पढ़ाई नहीं इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, है ना। हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन किलोरी बोल रही हूँ, कैलोरी में हम किसको मेजर करते हैं? हीट एनर्जी को मेजर करते हैं। हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो कैलोरी हीट का एसआई यूनिट से कैसे रिलेटेड है? कैलोरी और जूल का बात कर रहे हैं ना, जूल होता है एसआई यूनिट, तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। तो इस हिसाब से बच्चों आप लोगों को ना प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है, पहला पार्ट यहीं एंड करते हैं, दूसरा पार्ट में ना कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ाऊंगी। फिर नेम द लिक्विड विच हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन सा लिक्विड का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है? वाटर का, ठीक है। उसके बाद नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स, कौन से 2 फैक्टर में हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स? तो आप लोगों को पता है किस में डिपेंड करता है ना, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को कोई भी 2 फैक्टर का नाम लिख देना वहाँ पर, ठीक है। Define heat capacity. What is the SI unit of heat capacity? What is the relationship between heat capacity and specific heat capacity? ये भी क्वेश्चन आया है 2020 में, कोविड के समय ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ये सब तो मैं आप लोगों को नॉर्मल चीज़ बता दे रही थी, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, ये पार्ट को बढ़िया से देखो। सेकेंड पार्ट में हम लोग कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चों ज़रूर से ओसवाल का ये बुक खरीदो, ये क्वेश्चन बैंक खरीदो, ज़रूर से खरीदो बच्चों, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं एनरोल करे हो बच्चों, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों उसमें भी एनरोल करो, उसको भी आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रिपेयर करो, ताकि बोर्ड्स में साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों का एक भी कोई मार्क्स नहीं काट सके। और जो भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बच्चों का जो डाउट होता है ना, वो लोग मुझसे व्हाट्सएप में और आपका हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास होता है वो लोग उससे क्लियर करते हैं, तो वो लोग का तुरंत डाउट क्लियर होता रहता है। और होता है बहुत बार बच्चों का फिजिक्स डाउट भी होता है, तो वो भी वो लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग का भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँगी। और बाकी
बच्चों अच्छे से पढ़ो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।